नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी अनुशासन। पिछले चैप्टर में अपन ने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा, समन्वय के बारे में पढ़ा था। आज अपन नया चैप्टर में पढ़ेंगे अनुशासन एंड डिसिप्लिन। देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर इजी है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन जानना चाहेंगे अनुशासन क्या होता है। देखिए, अनुशासन के बारे में आप सभी चिर परिचित है, आप सभी को पता होगा या होना चाहिए कि अनुशासन अपन देखते आ रहे हैं अपने जीवन में। कक्षाओं में अपन जो पढ़ाई करते थे या कोई अन्य कार्य करते थे, उसमें जो अपन अपन नियमों और नीतियों के हिसाब से जो कार्य किया जाता है या किया जाना चाहिए, वही अनुशासन होता है। यानी नियमों, नीतियों और रेगुलेशंस के हिसाब से जो कार्य करना होता है, उसी को अनुशासन कहा जाता है। और उसके विपरीत या प्रतिकूल जो कार्य किया जाता है, वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि प्रोफेसर बीच के अनुसार प्रत्येक संगठित समूह के कार्य के लिए अनुशासन एक परमावश्यक कार्य होता है। यानी प्रोफेसर बीच है, ये परिभाषा पूछ सकते हैं कि याद रखना आप, कि प्रोफेसर बीच कह रहे हैं कि प्रत्येक संगठित जो समूह होता है, उसको कोई भी कार्य करने के लिए या अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अनुशासन आवश्यक होता है। अब बात करते हैं अनुशासन का अर्थ का। अनुशासन क्या होता है, अनुशासन का अर्थ क्या होता है। देखो साथियों, मुख्यतः अनुशासन से आचरण में किन्हीं निर्धारित नियमों, कानून, प्रक्रिया, परंपरा आदि के पालन से लगाया जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से जो जो निर्धारित नियम होते हैं, कानून होते हैं और जो अपनी ट्रेडिशनल परंपराज होती है, उसके या उसका पालन करने के लिए जो नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं, उनका पालन करना ही अनुशासन होता है। अनुशासन एक शक्ति है जो किसी संगठन के सदस्यों को उसके नियमों, कानून, प्रक्रियाओं, पद्धति एक्सेट्रा के अनुरूप कार्य एवं व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ये नियमों एवं कानून, प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए हमें प्रेरित करती है, मोटिव करती है, ताकि संगठन में आपसी सहयोग से इसके उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि अनुशासन में नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। अगर कोई भी संगठन या संस्था अगर अनुशासन का पालन नहीं करती है या नहीं करवा पाती है अपने कर्मचारियों से, तो वह संस्था अपने उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अनुशासन के लक्षण, यानी अनुशासन के क्या क्या विशेषताएं या लक्षण होते हैं। डिसिप्लिन के विशेषताएं देखते हैं। देखिए, अनुशासन एक शक्ति होता है, यानी अनुशासन एक शक्ति के रूप में कार्य करता है, यानी पावर होता है जो अनुशासन की पालना करने के लिए एक अधिकारी को इसके पावर दिए जाते हैं। इसमें कानून, नियम, प्रक्रिया, नीतियाँ, पद्धतियाँ, बजट, आचार संहिता एंड कोड ऑफ कंडक्ट तैयार की जाती है, आदि का विकास किया जाता है। इसमें कानून, नियमों, प्रक्रियाओं, संहिताओं, नीतियों का पालन करवाने का कार्य किया जाता है। इसमें पुरस्कार तथा दंड दोनों को शामिल किया जाता है। तो साथियों, ये पुरस्कार और दंड के बारे में जानना चाहेंगे। पुरस्कार और दंड क्या होता है। देखो, पुरस्कार और दंड। देखिए, अनुशासन साथियों आगे बात करेंगे, पर मैं पहले बता देता हूँ आपको। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनात्मक अनुशासन और एक होता है ऋणात्मक अनुशासन, यानी प्रतिकूल अनुशासन। तो यदि अगर कोई कर्मचारी धनात्मक रूप से, यानी जो नियमों के हिसाब से कार्य करता है, धनात्मक रूप से कार्य करता है, तो उसको उसके बदले में एक प्रतिफल या एक पुरस्कार दिया जाता है। यानी उसको प्रेरित करने के लिए अधिकारियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अगर वह धनात्मक रूप से या नीतियों के हिसाब से कार्य करेगा तो। और उसे अगर वह ऋणात्मक रूप से कार्य करता है, इन नीतियों को विपरीत जाके कार्य करता है, संस्था को नुकसान पहुंचाता है, अधिकारियों के आदेश से निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसे दंड के रूप में दंडित करने का कार्य किया जाता है। तो ये दोनों पुरस्कार एवं दंड होते हैं इसमें शामिल। और अगला है, यह दुराचरण को रोकता है। देखिए साथियों, यदि अच्छा अनुशासन होगा संस्था में या व्यापार में, तो ये दो मिसकंडक्ट होता है, दुराचरण होता है, उसको रोकने में सहायता करता है। यानी दुराचरण को रोकने में अनुशासन मुख्य रूप से सहायता करता है। अब आगे बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। इन अनुशासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, देखते हैं साथियों। एक सेकंड रुको। अब बात करते हैं कि अनुशासन के उद्देश्यों की। लक्षण की बात के लिए अब उद्देश्य की बात करते हैं अपन। अब इसमें इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। देखो,
पहला फर्स्ट तो है कि संगठन के सभी सदस्यों के कार्यों में एकरूपता लाना, यानी जो संगठन के सभी सदस्य हैं या कर्मचारी है, अधिकारी है या सुपरवाइज़र है, जो भी है, उनमें एक रूप से उनके कार्यों में एकरूपता लाने का प्रयास अनुशासन के माध्यम से किया जाता है। संस्था के कार्यों को निर्धारित कानून, नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुरूप पूरा करवाना, यानी जो संस्था द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन तैयार किए जाते हैं, नीतियाँ तैयार की जाती है, उनको लागू करने के लिए वो लागू तभी हो पाएगी जब संस्था में उचित अनुशासन होगा, यानी अधिकारियों के निर्देशों का पालन अधीनस्थों द्वारा किया जाएगा। तो अनुशासन के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। सदस्यों के नियमों, उपनियमों एक्सेट्रा के अनुकूल बनाना, यानी जो सदस्यों को नियम है, उपनियमों के हिसाब से उनको ढालना या उनके अनुकूल बनाने का कार्य अनुशासन के अंतर्गत किया जाता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। साथियों, कोई भी संस्था अपना व्यापार करती है तो वो अपना एक निश्चित लक्ष्य अहम रखती है कि मुझे इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे अपने संगठन में उचित अनुशासन बनाना अति आवश्यक होगा। अतः संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी अनुशासन किया जाना अति आवश्यक होता है। श्रम संबंधों का निर्माण, जो श्रम संबंध है, श्रम नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उनमें जो रिलेशंस है वो आपस में अनुशासन के माध्यम से ही संचालित या निर्माण किए जा सकते हैं। अगला है सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण करना, यानी अच्छे संबंधों का निर्माण अनुशासन के माध्यम से किया जाता है। दुराचरण के दोषी को दंड देना, जो व्यक्ति, कर्मचारी या अधिकारी संस्था में नियमों के प्रतिकूल जाके कार्य करता है, आदि से निर्देशों की अवहेलना करता है, समय पर कार्य नहीं करता है, आदि कई कारण हो सकते हैं। अगर ऐसा दुराचरण करता है तो उसमें अनुशासन की नियमावली के हिसाब से उस कर्मचारी अधिकारी को दंड देने का कार्य भी अनुशासन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं आगे साथियों, अनुशासनहीनता या दुराचरण के क्या कारण होते हैं। देखिए, ऊपर तो बात कर ली अनुशासन की विशेषताएं, इसके लक्षण, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ, ये चीज़ें पढ़ ली। पर अब बात करते हैं अनुशासनहीनता क्यों होती है। व्यापार में अनुशासनहीनता, संगठन में अनुशासनहीनता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, दुराचरण कौन कौन से हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कुशल नेतृत्व का अभाव। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर व्यापार में कुशल नेतृत्व है या कुशल लीडरशिप या स्किलफुलनेस लीडरशिप नहीं होगी तो उसमें स्वाभाविक है कि अनुशासनहीनता बढ़ेगी, नियमों का उल्लंघन होगा, लोग समय पर कार्यालय नहीं आएंगे, समय से पहले कार्यालय चले जाएंगे, समय पर जो उनके द्वारा कार्य दिया गया है उनको समय पर रेगुलरी रूप से संपादित नहीं किया जाएगा, आदि कारण होते हैं। पक्षपात, दंड व्यवस्था, यानी जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों में कई बार समानता नहीं अपनाई जाती है, इस कारण से पक्षपातपूर्ण दंड व्यवस्था भी होती है। दोषपूर्ण निरीक्षण प्रणाली होती है, निराशा की भावना होती है, नियमों की जानकारी का अभाव होता है। कई बार कई कर्मचारियों को नियमों की जानकारी का अभाव भी होता है, इससे उनको ये पता नहीं हो पाता कि उक्त संगठन की नीतियाँ, नियम क्या है। तो उनके अभाव में या उनकी जानकारी के अभाव में भी कर्मचारी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, जिससे अनुशासनहीनता या दुराचरण को बढ़ावा मिलता है। विकास अवसरों में भेदभाव, यानी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को जो विकास या उसके लिए जो उसके जीवन संबंधी अच्छे कार्य किए जाते हैं उनमें उनको बराबर अवसर देना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पर कई बार विकास अवसरों में भेदभाव किया जाता है, जिससे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक कार्यभार, अगर किसी कर्मचारी के पास अत्यधिक कार्यभार है, ओवरलोडेड वर्क्स है, तो कर्मचारी उस कार्य से डिप्रेशन में चला जाता है, जिससे वो कार्य अपना सही ढंग से या समय पर संपादित नहीं कर पाता है, जिससे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। अरुचिकर कार्य वातावरण, यानी अरुचिकर का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी रुचि के हिसाब से कार्य मिलना चाहिए, उसकी योग्यता, उसकी विशेषता तथा उसकी रुचि के हिसाब से कार्य मिलना चाहिए। अगर उसको अपनी रुचि के हिसाब से कार्य नहीं मिल पाता है तो उसमें अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। अगला है राजनीतिक एवं श्रम संघों का हस्तक्षेप। कई बार व्यापार में, संगठन में जो राजनीतिक या श्रम संघ होते हैं उनका भी हस्तक्षेप हो जाता है, जिससे भी अनुशासनहीनता बढ़ती है। परिवेदनाओं की अपेक्षा, यानी संगठन में स्वाभाविक है प्रत्येक कर्मचारी के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। तो प्रत्येक कर्मचारी, ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक कर्मचारी की परिवेदना हो, पर कई कर्मचारियों की परिवेदनाएं, ग्रीवेंस से शिकायतें होती है। अगर उन शिकायतों को समय पर समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं किया जाता है तो अनुशासनहीनता बढ़ती है। अब परिवेदना में कई प्रकार की चीज़ें आ सकती है। अब दोषपूर्ण प्रशासनिक नीतियाँ, कई बार संगठन द्वारा जो प्रशासनिक नीतियाँ बनाई जाती है नियंत्रण करने की, वो ढंग से नहीं बनाई जाती है, उनकी सलाह नहीं ली जाती है।
कर्मचारियों अधिकारियों की, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती है। और लास्ट में है अपर्याप्त पारिश्रमिक, यानी प्रत्येक कर्मचारी अपना काम एक उचित पारिश्रमिक के लिए करता है। अगर कर्मचारी को समय पर या उचित पारिश्रमिक उसकी योग्यता के हिसाब से मिले तो कर्मचारी अपना कार्य संगठन में मन लगा के करेगा, तन मन धन से करेगा। लेकिन अगर उसको पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल पाएगा तो वह कार्य अरुचिकर रूप से करेगा, यानी रुचि के साथ में नहीं करेगा, जिससे अनुशासनहीनता बढ़ती है। ये तो बात होगी अनुशासनहीनता की। अब साथियों आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट रूप में, यानी अनुशासन की विधियां कौन सी है, विधियां या प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुशासन की कार्रवाई दो प्रकार की हो सकती है। देखिए साथियों, अनुशासन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सकारात्मक पॉजिटिव, और एक होता है नकारात्मक यानी नेगेटिव। अब बात करते हैं सकारात्मक अनुशासन की। देखिए, सकारात्मक अनुशासन से तात्पर्य उन कार्यों को करने से हैं जिससे संस्था के कर्मचारियों एवं अन्य सभी सदस्यों का संस्था के नियमों, विनियमों, आचार संहिता, प्रतिमानों एक्सेट्रा यानी आदि के पालन हेतु प्रेरित किया जाता है। यानी सकारात्मक अनुशासन में कर्मचारियों या अधिकारियों को संस्था के नियमों के बारे में, उसके रेगुलेशंस के बारे में, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में और प्रतिमान होते हैं उनके बारे में, उनका पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस हेतु सदस्यों ऑब्लिक कर्मचारियों को अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी जो कर्मचारी इन नियमों के बारे में उनको प्रेरित किया जाता है कि आप इन नियमों का पालन करें। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी इन नियमों का पालन करता है तो उसे पुरस्कार स्वरूप उनको पुरस्कार करने का कार्य किया जाता है, यानी उनको एक तरीके से पुरस्कृत किया जाता है, यानी उनका मनोबल बढ़ाया जाता है तथा उनके कार्यों की प्रशंसा की जाती है तथा उन्हें रचनात्मक सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अधीन कर्मचारियों की मानसिक प्रवृत्ति एवं संस्था के वातावरण को ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें कर्मचारी स्वतः संस्था के नियमों एवं आचार संहिता का पालन कर सके। यानी धनात्मक अनुशासन के अंतर्गत कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है कि संस्था के कार्यों को मन लगाकर करें, अच्छे तरीके से करें, ताकि संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब बात करते हैं साथियों नकारात्मक अनुशासन की। यानी जब ऊपर तो बात कर ली अपने धनात्मक के बारे में, अब इसका रिवर्स करते हैं उल्टा नकारात्मक या नेगेटिव डिसिप्लिन के बारे में। देखिए, अनुशासन स्थापित करने की इस विधि के अनुसार लोगों से कार्य करवाने के लिए भय एवं दंड का सहारा लिया जाता है। यानी जो ये विधि होती है, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति स्वप्रेरित होकर कार्य कर लेता है नियमों के हिसाब से, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमों के हिसाब से कार्य नहीं करता है, आदेशों निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसे संस्था के अधिकारियों द्वारा भय एवं दंड दिखाने का सहारा लिया जाता है। यानी उनको भय एवं दंड का हवाला देके उनको अनुशासन में रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस विधि के अंतर्गत नियमों की अवहेलना करने तथा प्रमापित कार्य ठीक से न करने वाले को दंड भोगना पड़ता है। साथियों, जो कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाता है कर्मचारी, उसको दंड भोगना पड़ता है। उन्हें प्रबंधकों के कड़े रूप का सामना करना होता है। इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक अपने कर्मचारियों को संस्था के नियम, कानून, नीतियों एक्सेट्रा को मानने के लिए बाध्य कर देते हैं। ऐसे प्रबंधकों को निरंकुश प्रबंधक कहा जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत जो कर्मचारी संस्था के नियम और कानून, नीतियों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, ऐसे प्रबंधकों को निरंकुश प्रबंधक कहा जाता है। यानी ऐसे प्रबंधकों को जो आदेशित निर्देशित करते हैं इनको दंड के रूप में, तो ऐसे मैनेजर्स को निरंकुश प्रबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंकुश प्रबंध कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं अनुशासन के सिद्धांत या अच्छे अनुशासन व्यवस्था की आवश्यक बातें। जो अनुशासन के सिद्धांत है या अच्छे अनुशासन व्यवस्था की आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं? देखो साथियों, यानी ये पिछली बार भी आपका क्वेश्चन आया था और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है, आ सकता है। तो ये प्रसिद्ध विद्वान है मैकग्रेगर। कौन थे? मैकग्रेगर। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, हॉट स्टोव पैन, गर्म तवे का सिद्धांत मैकग्रेगर द्वारा दिया गया था। तो सिद्धांत क्या दिएगा देखते हैं। अब मैकग्रेगर के हॉट स्टोव यानी गर्म तवा नियम में ही 4 बड़े सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। क्या इसमें 4 बड़े सिद्धांत दिए गए हैं। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी देखते हैं। पहला तो है, साथ ही इसमें देखते हैं कि ध्यान रखने की बातें कौन कौन सी। देखो, पहला तो है
अनुशासन संहिता का निर्माण किया जाता है, यानी जो अनुशासन बनाने के लिए जो नियमावली या नियम तैयार किए जाते हैं वो किया जाता है। परामर्श लिया जाता है, अधिकारियों कर्मचारियों से परामर्श लिया जाता है, जानकारी या सूचना दी जाती है, उनका प्रभाव दिखाया जाता है, पक्षपात रहित निर्णय किए जाते हैं, तत्काल कार्रवाई की जाती है। यानी तत्काल कार्रवाई इसलिए की जाती है कि अगर किसी कर्मचारी ने कोई दोष किया है या कोई दुराचरण किया है, अगर उसको तत्काल रूप से दंड नहीं दिया जाएगा तो समय निकलने के पश्चात वह कर्मचारी उस चीज़ों की उपेक्षा करेगा, उसको समय पर संपादित नहीं कर पाएगा, इसलिए तत्काल रूप से उसको दंड देना चाहिए। सभी स्थितियों में अनुशासन बनाना, यानी सभी जो भी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसमें अनुशासन कायम रखना चाहिए। पूर्ण जांच के बाद दंड देना चाहिए। कर्मचारी को सुनवाई का अवसर भी देना चाहिए, यानी जो कर्मचारी ने दंड किया है उसको जो चार्जशीट दी गई है उसके स्पष्टीकरण हेतु तो उसे उचित सुनवाई का अवसर भी देना चाहिए। दंड प्रक्रिया का निर्धारण भी करना और पालन करना उनका। अनुशासन भंग के कारणों को दूर करना, जो अनुशासन भंग हो रहा है किस कारण से हो रहा है, किस कमियों से हो रहा है, उन कमियों को उजागर करके उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और सिद्ध करने का भार, यानी जो दोष हुआ है उसको सिद्ध करने का भार भी प्रबंधक को करना चाहिए। अब बात करते हैं अनुशासन में गर्म तवे या हॉट स्टोव का नियम, यानी जो ये प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री है मैक ग्रेगर, कौन थे? मैक ग्रेगर, इनके द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, मैक ग्रेगर द्वारा। तो साथ ही याद रखिए गर्म तवे का सिद्धांत मैक ग्रेगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब डगलस, इनका पूरा नाम है, डगलस मैक ग्रेगर द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इन्होंने बताया कि नकारात्मक अनुशासन विधियां अपनाकर भी कर्मचारियों से कार्य करवाया जा सकता है। इन्होंने क्या बताया कि नकारात्मक अनुशासन की जो विधियां हैं उनको अपनाकर भी कर्मचारियों से कार्य करवाया जा सकता है। उन्होंने अपने इस नियम में यह स्पष्ट किया कि गर्म तवे को छूने तथा अनुशासन स्थापित करने में संबंध है। यानी उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि गर्म तवे को छूने तथा अनुशासन स्थापित करने में संबंध यह है कि ये नियम इस हिसाब से दिया गया साथियों कि मान के चलो अपन किसी गर्म चीज़ को छुएंगे, अचानक अपना माइंड उस चीज़ के लिए प्रतिक्रिया करेगा, अपन तुरंत अपने हाथ को हटाएंगे, अपन दिमाग में आएगा कि अपन जल जाएंगे, सब चीज़ें आती है। तो अगर कोई कर्मचारी दुराचरण करता है, अनुशासन भंग करता है, तो अगर उसको तत्काल समय पर दंडित कर दिया जाए, यानी तुरंत उसको दंडित कर दिया जाए, तो वो आने वाले समय में उन कार्यों की उपेक्षा नहीं करेगा और समय पर उन कार्यों को करने का कार्य करेगा। इसलिए इसे गर्म तवे का या हॉट स्टोव का सिद्धांत कहा जाता है। वे कहते हैं कि जब गर्म तवे को छुआ जाता है तो अनुशासन तत्काल स्थापित हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति गर्म तवे को छुएगा तो उसको जलन होगी, उसके दर्द होगा, तो तुरंत समझ जाएगा कि मुझे इसको नहीं छूना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अनुशासन भंग करता है तो अधिकारी द्वारा उसको तुरंत दंडित किया जाए, जिससे वो आने वाले समय में कार्य को सही ढंग से करे, अनुशासनहीनता भंग नहीं करें। ठीक है साथियों, ये तो हो गया अनुशासन में गर्म तवे का सिद्धांत, यानी डगलस मैकग्रेगर द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अब बात करते हैं अनुशासन की प्रक्रिया, यानी अनुशासन की प्रक्रिया को बनाने, जो अनुशासन भंग करते हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको किस प्रकार क्या क्या प्रोसीजर के माध्यम से उनको दंड दिया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है वो देखते हैं। देखिए, अगर किसी कर्मचारी ने अनुशासन भंग किया है, अधिकारी ने, कर्मचारी ने या किसी सदस्य ने भंग किया है संगठन में, तो उसके लिए सर्वप्रथम साथियों अपन को उस संबंधित कर्मचारी को आरोप पत्र देना होगा, यानी आरोप पत्र देना होगा। आरोप पत्र को अपन इंग्लिश में चार्जशीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्जशीट। तो आरोप पत्र में सब चीज़ों का उल्लेख होगा कि आप द्वारा बिंदुवार किस तरीके की अनुशासन भंग किया गया है, कैसे किया गया है, आदि बिंदुओं का उसमें पूर्ण रूप से उल्लेख करना होगा। उसके पश्चात में आरोप पत्र देने के पश्चात कर्मचारी को कम से कम 2 से लेकर 7 दिन का अवसर देना चाहिए, यानी उसको स्पष्टीकरण का अवसर देना चाहिए। कर्मचारी उस आरोप पत्र को पढ़ेगा, उसको देखेगा, अगर उसमें आरोप पत्र में उसने जो कमियां की है या नहीं की है, जो भी परिस्थिति है, उसका वह अपना स्पष्टीकरण उचित अधिकारी को देगा, यानी उसमें अपना उचित स्पष्टीकरण देगा। उसके पश्चात में जांच पड़ताल की जाएगी, जो स्पष्टीकरण दिया गया है उस बेस पे और जो आरोप पत्र दिया गया है उस बेस पे जांच पड़ताल का कार्य किया जाएगा। अगर जांच पड़ताल में वो कर्मचारी, जांच पड़ताल करने से पहले ही अगर वो कर्मचारी अपने आरोप को, दोष को साबित कर या अपने स्वीकार कर लेता है, दोष को स्वीकार कर लेता है, वो मान लेता है कि मैंने दोष किया है, तो उसमें ज़्यादा जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके पश्चात में जांच रिपोर्ट दी जाती है जांच पड़ताल करने के पश्चात में। अब जांच रिपोर्ट देने के पश्चात में अधिकारियों द्वारा, जो संगठन के उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दंड का निर्णय लिया जाता है कि फला कर्मचारी को दंड किस मात्रा में या किस तरीके से दिया जाएगा।
आदि चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। और दंड देने के पश्चात में लास्ट में उसको इस बारे में सूचना प्रोवाइड करवाई जाती है कि आपको इस आपने जो ये दुराचरण किया है या अनुशासन भंग किया है उसके बारे में आपको ये दंड दिया जा रहा है। वो दंड किसी प्रकार का हो सकता है, या तो कर्मचारी को सेवा से निष्कासित किया जा सकता है, या निलंबित किया जा सकता है, या उसके पारिश्रमिक में कटौती की जा सकती है, या उसके कार्यभार में वृद्धि की जा सकती है, या उसका कार्य चेंज किया जा सकता है, आदि कई कारण हो सकते हैं। तो साथियों, आपका ये अनुशासन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा है और ईजी है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेज है, कम से कम 1 क्वेश्चन आने के चांसेज है मेरे हिसाब से। तो ठीक है साथियों, आपकी कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करें। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपन अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।